वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो आज का जो सेशन होने वाला है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, चाहे आप भूगोल के विद्यार्थी हों या किसी अन्य विषयों से, क्योंकि आपके आसपास होने वाली जो मौसमी घटनाएं हैं उसके बारे में जानकारी रखना आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और आपके मानव जीवन के लिए भी काफ़ी सुखमय भी रहता है, क्योंकि इन जानकारियों से आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी घटनाएं होने वाली हैं या भविष्य में क्या संभव है। तो साथ ही यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जुड़वा चक्रवात के बारे में। आपने उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को तो पढ़ा ही होगा, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में भी एक जुड़वा चक्रवात होते हैं जो एक साथ ही एक ही देशांतर पर आते हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं और विस्तृत तरीके से हम लोग बात करेंगे। साथ ही इसमें आपको ये भी समझने को मिलेगा कि जुड़वा चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है, इनसे क्या नुकसान हो सकते हैं, और जो चक्रवात है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। चक्रवात यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे कुछ आपको 60 टाइप के भी टर्म्स बताए जाएंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल के नए व्यूवर हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि जो चक्रवातों से काफ़ी लोग प्रभावित हैं, चाहे वो उड़ीसा के लोग हों, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु, ठीक, आंध्र प्रदेश, ये यानी कि बंगाल की खाड़ी के जो तटीय राज्य हैं उसके किनारे वाले लोग हों, या आपके यूपी में भी आप देखिए इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यूपी बिहार जो आपका गंगा वाला पूरा बेल्ट है, यहाँ पे भी देखने का इसका जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि भी आपका हिंद महासागर में 2 चक्रवात आए हैं, एक आसानी है, एक करीम है, ठीक। और चक्रवातों का नामकरण के बारे में आपको जानकारी होगी कि इसके नामकरण को जो हिंद महासागर के तटीय देश हैं इनके द्वारा ही किया जाता है और ये अलग अलग बार अलग अलग टाइम पे किया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो आसानी चक्रवात है ये आपका, यहाँ पे देखिए ये आप इसको भूमध्य रेखा मान सकते हैं, यानी कि, और देखिए ये एक हमने क्या बताया, एक ही देशांतर पर दोनों गोलार्धों में यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में एक ही देशांतर पर जो 2 चक्रवात यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो इसे आप जुड़वा चक्रवात कह सकते हैं। ये कोई बहुत अचंभे वाली कोई घटना नहीं है, यानी कि आश्चर्यजनक कोई घटना नहीं है। ये इसके पहले भी प्रशांत महासागरों में भी ये देखे जाते हैं, हिंद महासागर में इसके पहले भी ये घटनाएँ देखी गई हैं। तो यहाँ पे जो करीम नाम है, ये करीम जो है दक्षिणी अफ्रीकी जो देश है सेशेल्स, इन्होंने ये नाम दिया है करीम। तो ये भी याद रखिए कि करीम किस देश के द्वारा नाम दिया गया है, तो सेशेल्स जो देश है इसके द्वारा इस चक्रवात का नाम करीम दिया गया है, ठीक। और ये हिंद महासागर के दक्षिणी भाग में ये चक्रवात उठ रहा है और ये दोनों आमने सामने इसलिए दिखाए गए क्योंकि ये एक ही देशांतर पर स्थित होते हैं, ठीक। और दूसरा जो आपका आसानी है, ये दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में ये चक्रवात उठा है, जो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु में इसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिल रहा है, ठीक। और रफ्तार की हम लोग बात करें तो लगभग 112 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है इन दोनों की, यानी करीम और आसमी की, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या आपके लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा सैटेलाइट इमेज आपको दिखाया गया है, ठीक। ये आपका देखिए यहाँ पे आप मान सकते हैं इक्वेटर और ये इधर आपका इंडिया है। तो यहाँ पे देखिए आपका बन रहा है आसानी, यहाँ पे आपका करीम बन रहा है। तो करीम यहाँ पे चूँकि सोकोत्रा, चागोस और सेशेल्स द्वीप यहाँ पे हैं, सेशेल देश हैं, तो इसके नाम पे ये आपका अब की बार नामकरण करीम का सेशेल्स ने किया है, ठीक। और यहाँ पे देखिए ये आपका इंडिया का जो सैटेलाइट मैप है या पूरे हिंद महासागर का आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये बन रहा है और ये देखिए हवाओं की दिशा इधर प्रदर्शित की गई है, यानी करीम को यदि देखें तो करीम आपका गैप आ गया किसका, ये है इधर आपका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में ये गैप आ गया, तो इधर से होते हुए अब इधर ये गुजरेगा, ठीक। जबकि जो आपका आसानी है, ये आसानी आपका इधर से देखिए यहाँ पे प्रवेश कर रहा है भारत में और ये ही मानसून लाएगा, इसका प्रभाव इधर भी आपका रहेगा, ठीक। यानी कि ये आपका उत्तर और पूर्व दिशा यानी पश्चिम दिशा में ये
प्रवाह कर रहा है, यानी इधर से पश्चिम से होते हुए घूम रहा है पूर्व की तरफ। चलिए यहाँ पे और जो डिटेल है इसको देख लेते हैं। जुड़वा चक्रवात आखिर है क्या? तो हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का युग्म चक्रवात आसानी और चक्रवात करीम भूमध्य रेखा के दोनों ओर, एक उत्तरी गोलार्ध में और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध में विकसित हुआ है। दोनों चक्रवात क्या हैं? एक ही देशांतर में उत्पन्न हुए, किंतु बाद में इनका मार्ग क्या है? अलग अलग हो गया। एक ही देशांतर उत्पन्न हुए, लेकिन ये आपका इधर जा रहा है, ये आपका इधर जा रहा है। तो चक्रवात आसानी की उत्पत्ति जो है कहाँ पे हुई है? बंगाल की खाड़ी में। और करीम आपका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में खुले समुद्र में आगे बढ़ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम भाग आपको दिखाया गया। चलिए बैक में आके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये खुले सागरों की में उत्पन्न हुआ और आगे बढ़ रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए जुड़वा चक्रवात के बारे में थोड़ा और जानिए कि हवा और इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। हवा और मानसून प्रणाली की परस्पर क्रिया, और साथ ही साथ क्या होता है, पृथ्वी की भी प्रणाली इसमें काम करती है, जो क्या करती है, ट्विन साइक्लोन को जन्म देती है। जुड़वा चक्रवातों की उत्पत्ति मूल रूप से भूमध्य रेखीय रासबी तरंगों के कारण होता है। रासबी तरंगों के आगे आपको समझाना है, ठीक, कि रासबी तरंगे क्या हैं। और इसका नामकरण जो है प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी है कार्ल गुस्ताफ रासबी, उन्हीं के नाम पे ये रासबी वेव्स पड़ा है। इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण रासबी वेव उत्पन्न होती हैं। अब देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से और क्लियर हुआ। यदि आपसे दे कि रासबी वेव क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पृथ्वी की घूर्णन के कारण जो उत्पन्न तरंगे हैं वो आपका रासबी वेव है। चूँकि इसको कार्ल गुस्ताव रासबी ने इसकी खोज की थी या नामकरण किया था, इसलिए उनके नाम पे ही रासबी वेव्स पड़ गया है। ठीक, अब ये रासबी वेव्स क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल जानिए। रासबी तरंगों की वजह से समुद्र में विशाल लहरें बनती हैं, और इन लहरों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, यानी कि ये आपका 4000 से लेकर 5000 किलोमीटर होती है। इस प्रणाली में उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में एक एक भंवर का निर्माण होता है, यानी कि वर्टेक्स का निर्माण होता है, जो ये दोनों एक दूसरे की दर्पण छवि अर्थात समान किंतु विपरीत होते हैं। यानी कि आप देखेंगे कि इधर जो है ये आपका दिखा और इधर आपका ये दिखा। ठीक, दोनों क्या एक ही देशांतर पर होंगे और एक दूसरे के समान, इनमें गतियों में भी लगभग समानता देखी जाएगी और इनके उत्पत्ति की दिशा में भी लगभग समानता, लेकिन इनमें जो घूर्णन होगा वो अलग अलग होगा। जैसे उत्तरी गोलार्ध वाला जो चक्रवात है, यानी कि कौन सा है, आसानी है, इसका जो घुमाव हो किस दिशा में होगा, घूर्णन गति वामावर्त होगी। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में निर्मित जो भंवर है, या इसे क्या कहेंगे, करीम, करीम की जो घूर्णन की दिशा वो कैसी होगी, दक्षिणावर्त दिशा में ये घूर्णन करती हैं। तो दोनों भंवरों में, यानी इसे आप भंवर भी कह सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, वर्टिसिटी पाई जाती है, यानी भ्रमलता पाई जाती है, और इसका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। भ्रमलता घूर्णन की एक माप होती है, यानी कि यदि आपसे पूछे कि घूर्णन की माप किस में होती है, तो वर्टिसिटी जो है ये एक प्रकार के घूर्णन की माप होती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और महत्वपूर्ण, यहाँ पे दिया है कि जुड़वा जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है लगभग एक ही दिशांतर पर घूमते हैं, लेकिन इनकी दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। जो उत्तरी गोलार्ध में रहता है ये आपका वामावर्त होता है, और दक्षिणी गोलार्ध वाला दक्षिणावर्त। ठीक, तो द वेदर चैनल है, इसके मुताबिक क्या है कि चक्रवात करीम 8 मई 2022 को दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर उभरा। मौसम संबंधी यह गतिविधि तब सामने देखी गई जैसे ही आसनी ने क्या किया, अंडमान सागर के ऊपर अपनी हलचल को दिखाना शुरू किया, यानी अपनी उपस्थिति दर्ज की। कौन, आसानी। त्यों ही ये पता चला कि दक्षिणी हिंद महासागर में भी एक चक्रवात है जो सेशल्स ने जिसका नाम दिया करीम। ठीक, करीम लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ दूसरी श्रेणी के तूफानों में वर्गीकृत किया गया। द वेदर चैनल ने कहा कि आसानी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक खतरनाक चक्रवाती तूफान के रूप में बना हुआ है, जिसकी गति लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास है, या 120 तक हो सकती है। तो आप देख सकते हैं दोनों में समानता है कि नहीं। करीम आपका कितना है, करीम 112 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहीं आसानी आपका लगभग 110 से 120 के आसपास जाएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि इसमें गौर करने वाली यह भी बात है कि विपरीत दिशाओं में घूमने वाले जुड़वा उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये नए नहीं हैं, जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था।
क्यों नए नहीं हैं? उदाहरण के लिए आप क्या कर सकते हैं, चक्रवात फेन जो 2019 में आया था बंगाल की खाड़ी में, और इसी समय जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात लोरना भी दक्षिणी हिंद महासागर के ऊपर बना था। तो ये जुड़वा चक्रवात का जो कॉन्सेप्ट है ये नया नहीं है, बल्कि 2019 में 2 चक्रवात फेन जो आपका उत्तरी गोलार्ध में था, यानी कि उत्तरी हिंद महासागर में, और दक्षिणी हिंद महासागर में आपका लोरना बना था। क्लियर हुआ? ठीक। तो यानी कि यदि आपसे पूछे कि हाल ही में आया जुड़वा चक्रवात आसनी और करीम जो हिंद महासागर के 2022 में आने वाले चक्रवात हैं, इसके पहले हाल ही में कौन सा जुड़वा चक्रवात आया था, उसका क्या नाम है? तो वो आपका फेन और लोरना है, 2019 में आया था। ठीक। चलिए अगला यहाँ पे पॉइंट है कि चक्रवात बनते कैसे हैं, यानी कि एक प्रकार से हम लोग उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बात करेंगे। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात ये आप जानते हैं कि लगभग ये 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध यानी कि दक्षिणी अक्षांशों की, इनके मध्य उष्णकटिबंधीय महासागरों पे ही ज़्यादातर इनकी उत्पत्ति देखी जाती है। तो यहाँ देखिए, जब उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में भंवर सकारात्मक होता है, जैसा कि राष्ट्रीय वेव के मामले में होता है, तो सीमा परत में हवा जो नम होती है थोड़ी ऊपर उठती है, प्रक्रिया थोड़ी देर बाद बंद करने के लिए पर्याप्त होती है। तो आगे देखिए और स्पष्ट आएगा। ये बेसिकली उसका एक प्रकार से इंट्रो है, जब वायु को थोड़ा ऊपर उठाया जाता है। इसको थोड़ा सा और जूम कर दें। थोड़ा ऊपर उठाया जाता है यानी कोई व्यक्ति नहीं उठाता, बल्कि ये हवाएं गर्म होकर उठती हैं। तो क्या होता है, जलवाष्प संघनित होकर बादल की बूंदें बनाती हैं, और यही क्या होता है, यह वाष्पीकरण। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ से वाष्पन हुआ, तो जब ये संघनित हुआ तो संघनित होने पे क्या होगा, जो वाष्पन में ऊष्मा खर्च हुई होगी वो क्या होगी, यहाँ से उसका निष्कर्षण होगा। तो जब ये गुप्त, जिसे क्या बोला जाता है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो जब वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है ये बाहर निकलेगी तो क्या होगा, आसपास का जो वातावरण क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और जब ये वातावरण गर्म होता है तो यहाँ से क्या होगा कि जो गर्म हवाएं यहाँ रहेंगी ये भी क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, क्योंकि ये गर्म हो गए। गर्म होने पर हवा क्या होती है, हल्की होती है। ठीक। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि इस प्रक्रिया से सकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। तो हवा का जो गर्म पार्सल यानी कि जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा से गर्म हुए हवा के पार्सल्स हैं वो क्या होते हैं, ऊपर उठते हैं, क्योंकि इनके आसपास की जो हवा है इनकी तुलना में ये क्या है, हल्के हैं, और गहरे बादल भी इनसे बनते हैं। तो इसी बीच दोनों तरफ से क्या होती है, नमी आ जाती है, और कुछ शर्तों के बावजूद होने पर चक्रवात का निर्माण होता है। तो बेसिकली ये कह रहा है, आप ये समझिए कि वाताग्र, ठीक, उष्ण वाताग्र है। तो अचानक जब यहाँ पे शीत वाताग्र आएगा तो ये हवाएं चक्करदार होने लगेंगी, क्योंकि जो उष्ण है ये ऊपर उठना चाहेगा। ठीक। और ये जो शीत वाताग्र इधर से ऊपर से है, तो इधर जिसको जहाँ जगह मिलेगा ये ऐसे घूमने लगेगा, और इधर से आपका शीत वाताग्र ऊपर से है, तो इसलिए यहाँ पे चक्रवात की स्थिति की दशा बनती है। ठीक। तो ये बेसिकली बहुत नॉर्मल सा यहाँ समझाने का आपका तरीका है। जो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे वो अलग हम लोग देख भी चुके हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। तो और भी देखिए समुद्र इस पर क्या प्रभाव डालता है। अभी हम आपको MJO बताएंगे, मीडियन जूलियन ऑसिलेशन जो है उसकी भी बात हम लोग करेंगे, क्योंकि अक्सर इस तरह के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक। यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन जो MJO है, तो इससे क्या जुड़वा चक्रवातों को भी ये जन्म देता है जो MJO है, यानी मेडन जूलियन ऑसिलेशन। ये भी कॉन्सेप्ट आपका न्यू है लेकिन काफ़ी पहले से चर्चित है। तो समुद्र की सतह का तापमान चक्रवातों की उत्पत्ति की मैं बात कर रहा हूँ कि 27 डिग्री या उससे गर्म होना चाहिए उष्णकटिबंधीय। तो वातावरण में विंड शियर बहुत अधिक होना चाहिए। ये कौन कहता है, प्रोफेसर सेनगुप्ता कहते हैं। ठीक। इनका मतलब ये प्रोफेसर सेनगुप्ता के अनुसार तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात तब या चक्रवात की स्थिति देखने को मिलेगी जब समुद्र की सतह का तापमान 27 या उससे अधिक हो, और विंड क्या हो, शियर हो, यानी कि बहुत अधिक शियर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखिए उदाहरण के लिए यदि आपके पास निचले स्तर पर पछुआ हवाएं हैं और ऊपरी स्तर पर पूर्वी हवाएं हैं, यानी निचले पे क्या है, पछुआ है, और ऊपर क्या है, इसके पूर्वी हवाएं हैं, यदि उनके बीच अंतर बहुत अधिक है
तो क्या होगा, चक्रवात नहीं बनेगा, क्योंकि गैप है तो वो आराम से यहाँ पे उसका प्रवाह हो जाएगा। लेकिन यदि गैप कम है तो यह क्या होगी, आपस में टकराएंगी, और जब आपस में पछुआ और पूर्वा हवाएं टकराएंगी तो क्या होगा, भंवर उत्पन्न होगा। ठीक, एक बड़ा लंबा भंवर होगा जिसके अंदर सभी प्रकार के बादल होंगे। जब एक बार वे मजबूत हो जाएंगे तो वे तेज़ी से घूमेंगे और ख़ुद को बड़े तूफानों में व्यवस्थित कर लेंगे। ये प्रोफेसर सेनगुप्ता का कथन है, यानी उन्होंने एक प्रकार से ये बताया। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न है कि क्या जोड़ी के चक्रवात यानी जो जुड़वा चक्रवात हैं, ये दो चक्रवात अनिवार्य रूप से अलग अलग गोलार्धों में चले जाएंगे। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि एक बार बनने के बाद क्या करते हैं, वे आमतौर पर पश्चिम की ओर जाएंगे। उत्तरी गोलार्ध में उनके पास क्या है, गति का थोड़ा सा उत्तर की ओर घटक होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, आमतौर पर थोड़ा सा दक्षिण की ओर उनका घटक होगा। तो इसका मतलब ये कि जो उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात है ये उत्तर यानी कि नॉर्थ और पश्चिम यानी कि इधर जाएगा। ठीक, उत्तर और पश्चिम जाएगा। और जो दक्षिण वाला है ये क्या हो जाएगा, दक्षिण और पश्चिम जाएगा, यानी कि इधर जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, लेकिन फिर जैसे ही ये आपका इसके आसपास आएगा, यहाँ पे अन्य प्रक्रियाएं भी काम करती हैं, कोरियालिस फोर्स भी काम करता है। ठीक, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, और जब ऐसे घूम जाएगा तो भारत में प्रवेश करता है, किस नाम से, दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जो कहा जाता है। यानी बेसिकली जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, आप कह सकते हैं कि ये यहाँ की हवाएं ही हैं या यहाँ के चक्रवात ही हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखिए आपके लिए जो है, चलिए अब फिगर से एक बार देख लीजिए जो फिगर प्रोवाइड कराया गया है। तो फिगर में देखिए आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा और क्लियरिटी और हो जाएगी। यहाँ पर देखिए जुड़वा चक्रवात, तो जुड़वा चक्रवात की उत्पत्ति हवा और मानसून प्रणाली की परस्पर क्रिया और पृथ्वी की प्रणाली के साथ मिलकर समकालिक चक्रवातों का निर्माण करती हैं। जुड़वा चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी भूमध्य रेखीय राजवी तरंगों के कारण ये उत्पन्न होते हैं। और रॉसबी जो वेव्स है ये 4000 से 5000 किलोमीटर यानी कि रॉसबी वेव्स के द्वारा क्या होता है, समुद्र में 4000 से 5000 किलोमीटर की तरंग दैर्घ्य के साथ विशाल समुद्री लहरें यहाँ पे उत्पन्न होती हैं। रॉसबी जो वेव्स है इसके बारे में कार्ल गुस्ताव रॉसबी के नाम पे ये रखा गया, जिन्होंने सबसे पहले ये बताया कि ये जो तरंगें हैं ये किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होती हैं। और इसी प्रणाली में यहाँ पे देखिए कि एक भंवर यानी वर्टेक्स जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में स्थित है, जो लगभग क्या है, एक ही देशांतर पर, यानी यहाँ और यहाँ एक ही देशांतर पर ये घूमते हैं, लेकिन इनकी दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इस तरह से है। उसके बाद यहाँ पे है कि उत्तर में चक्रवात की गति क्या होती है, वामावर्त होती है, जो क्या है एक प्रकार से सकारात्मक चक्रण है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है, इसलिए इसे नकारात्मक चक्रण भी कहा जाता है। और दोनों गोलार्धों में जो आवर्त का मान है यानी कि ये क्या है, सकारात्मक है, और इन्हीं से क्या होता है, जुड़वा चक्रवातों का उत्पत्ति होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो चक्रवात दिखाए गए हैं। ठीक, तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं MJO यानी कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन। तो इसका जुड़वा चक्रवातों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी क्या जुड़वा चक्रवात इससे प्रभावित होंगे, या MJO यानी कि मैडन जूलियन ऑसिलेशन क्या या जुड़वा चक्रवातों को जन्म देगा। तो ये क्या होता है, MJO एक प्रकार से बादलों और संवहन धाराओं का एक बड़ा ग्रुप होता है या समूह होता है, जो जिसका आकार लगभग 5000 से 10,000 किलोमीटर आप मान सकते हैं, इतना ये रेंज में इसका होता है। यह एक रॉसबी वेव है और ये केल्विन तरंगों से बना है, यानी कि रॉसबी और केल्विन दोनों तरंगों से ये आपका बना है, रॉसबी और केल्विन तरंग से बना है, यानी केल्विन लहर से बना है। यानी MJO के पूर्वी हिस्से में केल्विन लहर काम करती है और जबकि पश्चिमी में क्या आपका ये जो रॉसबी वेव है। ठीक, एक बार भूमध्य रेखा के दोनों और ये आपका फिर दोनों भंवर
यहाँ पे गति करते हैं। हालांकि यदि हम माने तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये बेसिकली EMJO से पैदा नहीं होते हैं, यानी कि जो मैडन जूलियन ऑसिलेशन से उष्णकटिबंधीय चक्रवात हर बार पैदा नहीं होते हैं। कभी कभी ये केवल रासवी वेव से भी इनकी उत्पत्ति हो जाती है, जिसके दोनों ओर 2 भंवर स्थित होते हैं। तो EMJO के बारे में और जानकारी आपको जो पेड बैच चल रहा है उसमें मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए आपने ये पढ़ा पूरा कि क्या होते हैं जुड़वा चक्रवात, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, वो काम कैसे करते हैं। बेसिकली यदि जुड़वा चक्रवातों के बीच जैसे आपका आसानी है और ये करीम है, ठीक, इनके बीच एक डिफरेंस लगभग 1000 किलोमीटर का होगा, तो ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन इससे कम हुआ यदि तो ये एक दूसरे को प्रभावित करेंगे, ठीक, और स्थिति कुछ और बनेगी। तो फिलहाल जो आसानी और करीम है तो अभी वर्तमान समय में इनके बीच अंतर काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2000 के आसपास होगा, तो इसलिए ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन हैं तो एक ही देशांतर पे, ठीक, समान रूप से ये चलते हैं, लगभग इनकी गति भी आपने देखा समान ही है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। साथ ही एक और सूचना आपको दे दी जाए कि यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अभी देखिए एक जो सूचना आपकी मिली है कि आपका ये अक्टूबर-नवंबर के आसपास एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक, फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी का। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ आपका पूरा कंप्लीट बैच चल रहा है, जो आपके एग्ज़ाम से पहले विद प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नेट का भी बैच चल रहा है और TGT PGT यूपी में देखिए अधियाचन के लिए अभी पोर्टल आपका यूपी PGT TGT का खोल दिया गया है, जो 25 मई तक है। उसके बाद आपका फॉर्म आने की उम्मीद ही आपकी बढ़ जाती है। 15 जून के आसपास जो संभवतः ये आ सकता है फॉर्म, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।